अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज चीन पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि 59 चीनी ऐप्स जो प्रतिबंधित किए गए हैं वो भारत की ओर से चीन पर की गई एक डिजिटल स्ट्राइक थी। उन्होंने कहा कि भारतीयों के डेटा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया। रविशंकर प्रसाद ने भारत चीन तनाव के मुद्दे पर भी कहा कि अगर कोई हमारी ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। रविशंकर प्रसाद भाजपा की जनसंवाद रैली को वर्चुअल रूप से संबोधित कर रहे थे। रैली पश्चिम बंगाल में आयोजित की गई थी और खासतौर पर रविशंकर प्रसाद ने सीपीएम पर आज निशाना साधा कि क्यों आखिर ये कम्युनिस्ट पार्टी चीन की आलोचना नहीं कर रही है। तृणमूल कांग्रेस पर भी रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधा। खासतौर पर जो पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष है उनकी कार पर जो हमला हुआ है अभी हाल ही में, उसको भी उन्होंने मुद्दा उठाया और कहा कि इस समय कोरोना काल में सबका प्रयास ये होना चाहिए कि राजनीति एक तरफ रख के हम लोगों की सेवा करें, लेकिन विरोधियों के खिलाफ जिस तरीके से वहां पर कार्रवाई हो रही है उसको उन्होंने निंदनीय बताया। और भी क्या निशाना साधा है रविशंकर प्रसाद ने, आइए आपको सुनाते हैं। कल मैं न्यूज देख रहा था तो बंगाल में एक अजीब नजारा देखने में आया कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और लोकसभा के सांसद दिलीप घोष जी की गाड़ी पर हमला कर दिया गया। मुझको लगता था कि कम से कम कोरोना के समय विरोधियों पर हमला बंद होगा और गरीबों की सेवा का काम अधिक होगा, लेकिन यह बंगाल की अजीब कहानी है कि कोरोना है फिर भी जिस पार्टी ने 18 एमपी लोकसभा में बंगाल से जीते हैं उसके भी प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर हमला करने की कोशिश की जाती है। तो मुझे पहली बात क्या कहनी है, हमें भारत को मजबूती से चलाना है और हमें बंगाल को सुधारना है। ये दोनों संकल्प हमें लेकर चलना है। पहले भारत की बात करते हैं। हमें आत्मनिर्भर भारत की बात करनी है। तो जब आत्मनिर्भर भारत की बात करनी है मित्रों, तो भारत आत्मनिर्भर तभी होगा जब भारत सशक्त होगा, भारत मजबूत होगा और भारत हिम्मत से भारत के लोगों के हितों की रक्षा करेगा। आजकल 2 सी चल रहा है, मालूम है ना? एक है कोरोना और दूसरा है चाइना। भारत शांति में विश्वास करता है। भारत समस्याओं को बातचीत से सुलझाना चाहता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर भारत के साथ कोई आंख मिलाएगा तो भारत आंख मिला के जवाब देना भी जानता है, समझना चाहिए। हमने सबों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन अगर चीन के लोगों ने जबरन लद्दाख में दबाव बनाने की कोशिश की, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो एलओसी है, तो उसके संधि का अतिक्रमण कर आगे आने की कोशिश की, तो हमारे जवानों ने जबरदस्त जवाब भी दिया। और याद करिए, प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी ना कि हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, मैं सबों को देता हूं श्रद्धांजलि। उसमें बंगाल का भी एक शहीद था, उसको भी प्रणाम। लेकिन हमारे जवान मार कर मरे हैं। अगर हमारे 20 मरे हैं तो उनके चीन के दुगना से अधिक मरे हैं। और आप देख लीजिए, अभी तक चीन ने संख्या नहीं बताई है, जबकि दुनिया भी ये मान रही है कि उनकी बड़ी संख्या में लोग मरे। मैं फिर कहूंगा, हम शांति में विश्वास करते हैं, लेकिन कोई अगर भारत की ओर उठाकर देखेगा तो जवाब देना भी जानते हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, भारत के सैनिकों का शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा।
जो देश के लिए बलिदान हुए हैं उनके शहादत को हम नमन करेंगे, वो बेकार नहीं जाएगा। याद है ना आपको, जब उरी हुआ था तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि उरी पर जो हमला हुआ है तो हमारे जवानों का शहीद का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जवाब दिया गया ना, याद है ना आपको, कस के जवाब दिया गया, घुस कर करके कई पाकिस्तान के आतंकवादी कैंप को ध्वस्त किया गया। जब पुलवामा हुआ तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे सेना के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो बालाकोट हुआ था ना, आपको याद है ना, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे सेना के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा तो देश की सुरक्षा में इसका मतलब होता है, ये बात हम साफ साफ कहना चाहते हैं। और ये हिम्मत आज की सरकार में है, जिसके नेता है नरेंद्र मोदी, जिनकी हिम्मत और साहस सभी जानते हैं। क्या कहूं आपसे, कांग्रेस पार्टी के लोग रोज सवाल पूछते हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोग रोज सवाल पूछते हैं। अरे इस समय तो देश को एक स्वर में बात करना चाहिए, लेकिन सबसे अधिक बाहर में विषय जाता है कि भारत के अंदर के विरोधी लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं। और यही सवाल बालाकोट के समय भी होता था। याद है ना, राहुल गांधी जी बालाकोट में सेना के शहीदों का सबूत मांग रहे थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस समय तृणमूल कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि ये गलत बोल रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने भी यही कहा कि सबूत तो मिलना चाहिए। यही बात उरी में भी हुई और यही बात आज भी हो रही है। आज हम एक बात कहना चाहेंगे, क्या कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ी नहीं हो सकती इस समय तनाव के समय चीन के साथ? क्या तृणमूल कांग्रेस भी खड़ी नहीं हो सकती? रोज सवाल खड़ा करना जरूरी है क्या? हाँ, हमारे यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, इनके कभी देश के मुद्दों पर हम एक नहीं हो सकते, यह है गंभीर सवाल। लेकिन ये आज का भारत है, 1920 का, 2020 का भारत है, ये 1962 का भारत नहीं है। न झुकेगा न रुकेगा, भारत अपनी गति से आगे बढ़ेगा, ये आपसे हम कहना चाहते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, और ये बात मैं बंगाल में रैली संबोधित कर रहा हूं तो कहना चाहता हूं, आजकल सीपीएम क्यों खामोश है? कांग्रेस पार्टी रोज सवाल करती है, कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी के ट्रस्ट पे पैसा भी आता है। कम्युनिस्ट पार्टी का मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं कि राजीव गांधी के ट्रस्ट में एम्बेसी ऑफ चाइना से भी पैसा आया और राजीव गांधी के ट्रस्ट में चीन की सरकार से भी पैसा आया। वो पूरे डॉक्यूमेंट हमारे पास। और राजीव गांधी ट्रस्ट ने एक स्टडी भी कराई कि चीन के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए, पूरा दरवाजा खोल दो, ये उनकी अनुशंसा थी। तो पैसे आए तो चीन के पक्ष में स्टडी भी कराई गई। मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आती है कि आप राजीव गांधी ट्रस्ट है, बाकी काम करिए, लेकिन चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए क्या किया गया और क्यों किया गया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए, सब खोल दिया जाए। लेकिन सीपीएम के लोग भी शांत हैं। आज मैं सवाल उठाना चाहता हूं, बंगाल में सीपीएम ने चीन का खुलकर विरोध किया क्या? हम उनके पीपुल्स डेमोक्रेसी के केरला का एक लेख देख रहे थे कि भारत ने भी चीन को गुस्सा कर दिया आर्टिकल 370 हटाकर करके, और कहा अक्साई चीन हमारा है। तो क्या सीपीएम की भाषा 2020 में भी 1962 की है? ये समझना पड़ेगा। आज भी सीपीएम के लोग खुलकर चीन की आलोचना क्यों नहीं करते कि चीन ने क्या वो गलत किया है? और तृणमूल कांग्रेस से मैं अपेक्षा करूंगा, बिल्कुल खुलकर चीन का विरोध करना चाहिए, खाली आलोचना के लिए नहीं। एक हमने और फैसला किया है आईटी मंत्री के रूप में, देखा होगा आपने, भारत की सुरक्षा संप्रभुता के लिए
जनता के डिजिटल सुरक्षा के लिए, जनता के डेटा की सुरक्षा के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए हम लोगों ने 59 ऐप को बैन किया है। कानूनी कार्रवाई होगी उसकी, लेकिन ये ही उसमें टिकटॉक भी है, पता है ना आपको। भारत की जनता की निजता के ऊपर, भारत की जनता की डेटा की चोरी के ऊपर, भारत की जनता के डेटा को भारत से बाहर भेजने के किसी कार्रवाई पर हम बहुत सख्त हैं। भारत की जनता के डेटा की सुरक्षा पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा, इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तो आज मैं बंगाल में कहूंगा कि भारत अपनी सीमा पर आंख में आकर बात करना भी जानता है और भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए भारत डिजिटल स्ट्राइक करना भी जानता है। यह है भारत का संकल्प और साहस, यह हमें समझना चाहिए। मैं उम्मीद करता था कि कम से कम इस कदम का तो तृणमूल कांग्रेस खुलकर समर्थन करेगा। पहले वहां से टिकटॉक क्यों नहीं बैन करते हो? जब कार्रवाई की गई तो फिर कहता ये क्यों नहीं किया? आजकल बंगाल में एक अजीब प्रकार की बात चलती है, मैं सुनता हूं, ये क्यों नहीं हुआ? इतनी हिम्मत दिखाई, ठीक है, ये क्यों नहीं हुआ? टिकटॉक को बैन किया, बाकी को कार्रवाई किया, तो ये क्यों नहीं किया? नरेंद्र मोदी की सरकार हिम्मत की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार साहस की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के संप्रभुता, एकता, यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी के लिए संघर्ष करने वाली सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किसी अलगाववादी को, किसी आतंकवादी को भारत को कमजोर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है कि देश मजबूत भी हो। और आज जब मैं बंगाल में अपनी बात कर रहा हूं तो मुझे एक सवाल और उठाना है, और मैं चाहता हूं हमारे समर्थक इस बात को उठाएं। जब सीए चल रहा था तो हर जगह विरोध हुआ करता था, आपको याद है? लोग धरने पर बैठते थे, याद है? अब किसी यूनिवर्सिटी का मैं नाम क्या लूं, बंगाल में जो धरना होता था हम लोग देखते थे टीवी पर। कई यूनिवर्सिटी में गवर्नर को नहीं घूमने दिया गया, घुसने दिया गया। कई यूनिवर्सिटी में हमारे केंद्रीय मंत्रियों को नहीं घुसने दिया गया। ये उस समय सीए का विरोध करने वाले आज चीन के ऊपर खामोश क्यों हैं? मैं चाहता हूं ये सवाल उठना चाहिए, ये सवाल चर्चा में होना चाहिए कि आप सीए का तो पूरा विरोध कर रहे थे, जबकि जो पीड़ित लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से पीड़ित होकर आए थे, जो हिंदू थे, सिख थे, पारसी थे, जैन थे, ईसाई थे, जिनका भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, तभी तो आपने उस पर इतना हंगामा किया। आज चीन के हमारे खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, ये लोग चुप क्यों हैं? ये भी सवाल उठने चाहिए। यही सच्चाई है, ये समझना बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि यह चर्चा बंगाल में होनी चाहिए और खुलकर होनी चाहिए कि सीए के ऊपर अपने यूनिवर्सिटी में गवर्नर को भी घुसने से रोकने वाले लोग, गवर्नर की गाड़ी से धक्का मुक्की करने वाले लोग आज चाइना के सवाल पर चुप क्यों हैं? ये सवाल है, ये समझना बहुत जरूरी है। मित्रों, देश की सुरक्षा के बाद अब थोड़ी चर्चा मैं कोरोना की करूंगा। ये कोरोना एक अभिशाप है दुनिया में, आप जानते हैं, और दुनिया में कोई देश इससे अछूता नहीं है। कुछ ज्यादा है, कुछ कम है। लेकिन आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत क्या दिखाई? पूरी दुनिया में, पूरे भारत में लोगों से आग्रह किया जनता कर्फ्यू रखो। पूरे भारत के लोगों से आग्रह किया एक दिन डॉक्टरों के लिए, नर्सेज के लिए,
एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए, पुलिस के लिए, मीडिया के मित्रों के लिए ताली बजाओ, घंटी बजाओ। ये कोरोना के सिपाही हैं और पूरे देश ने बजाया। मुझे अच्छा लगा, बंगाल ने भी बजाया। आज पूरी दुनिया में मॉडल चल रहा है कि डॉक्टरों के सामने लोग ताली बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, सीटी बजाते हैं। फिर मोदी जी ने कहा कि एक दिन देश में आशा जगाने के लिए दीपक जलाओ, और जनता ने दीपक भी जलाया। आज देखिए, लॉकडाउन मोदी जी के इशारे पर देश में रहा। मुझे मालूम है कि उसको गंभीरता से लागू नहीं किया गया बंगाल में। जब बंगाल की स्थिति गड़बड़ाने लगी तो बाद में उसको लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक परेशानी बढ़ चुकी थी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, और ये जानिए आप लोग, बहुत जरूरी है कि लॉकडाउन का क्या असर हुआ। अगर हम चीन को छोड़कर दुनिया के बाकी 15 देशों की बात करें जहां कोरोना है, अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील, बाकी कई देश, तो इन देशों की आबादी है 142 करोड़। 15 देश जहां कोरोना है उनकी आबादी है, चीन को छोड़कर उनकी आबादी है 142 करोड़। इन 15 देशों में कितने लोग मरे हैं? 5,15,694, 5,15,694। भारत में कितने लोग मरे हैं? 19,170, 19,170। ये मैं आज सुबह का डेटा बता रहा हूं आप। और भारत में कितने लोग ठीक हुए हैं? 3,59,700। तो अगर भारत में बीमार भी पड़े तो भारत में लगभग 3.59 लाख लोग ठीक हुए, और मरे कितने? 19,170। यह है लॉकडाउन का असर। मृत्यु कहीं भी हो, मरे लोग कहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। डेथ एनीवेयर इज अनफॉर्चुनेट। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिम्मत से लॉकडाउन लगाया तो भारत में कम लोग मरे हैं। अगर बंगाल में भी लॉकडाउन प्रभावी रूप से हुआ होता तो ये स्थिति नहीं आती। हमें लड़ना है लॉकडाउन, कोरोना के खिलाफ गंभीरता से लड़ना है। दवा की कोशिश की जा रही है, दुनिया में रिसर्च चल रहा है। ईश्वर से प्रार्थना करें दवा मिल जाए, लेकिन जब तक दवा नहीं आती तो भगवान की दुआ और सोशल डिस्टेंसिंग, जो संजय जी ने भी कहा, हाथ साफ करिए, मास्क लगाइए। मैंने मास्क लगाया था, अभी आपको भाषण दे रहा हूं, क्योंकि घर से बोल रहा हूं इसलिए मास्क नहीं लगाया है, वरना हम भी बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाते हैं, और लगाना चाहिए भी। तो ये जो 2 गज दूरी और चेहरे पे मास्क, ये नॉर्म का पालन करिए। ये करना बहुत जरूरी है। मुझे याद है बंगाल में भारत की सरकार की टीम गई थी सच्चाई जानने के लिए। कितनी परेशानी हुई। आप देखिए, दिल्ली में जब हालत गड़बड़ हुई तो स्वयं प्रधानमंत्री के निर्देश पर अमित शाह भी सक्रिय हुए, भारत सरकार सक्रिय हुई, क्योंकि कोरोना में सबकी जान बचाना है, सबको दवा मिलनी चाहिए, अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिए। आज दिल्ली में कुछ दिनों में दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल बन गए हैं, 10,000 बेड्स के। ये बंगाल में क्यों नहीं होना चाहिए था? हम मदद करने को तैयार होते हैं, यही तो हमारा काम है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार, नरेंद्र मोदी जी, ममता जी मिलकर काम क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आपका तूफान आया तो ममता जी ने कहा कि मोदी जी एक बार आप देखने आइए। एक बार कहने में मोदी जी गए कि नहीं गए? तो क्या इसी तरह से हम कोरोना की लड़ाई में साथ नहीं काम कर सकते थे? क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हर जगह राजनीति आती है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आयुष्मान भारत देश के गरीबों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया हम लोगों ने। क्या है वो? शुद्ध रूप से जो गरीब हैं उनको इलाज के लिए साल में 5 लाख रुपया देते हैं। अब तक 12.5 करोड़ लोग उस पर रजिस्टर हो गए हैं। देश के 1 लाख अस्पताल उस पर रजिस्टर हो गए हैं, और अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर करके
1 करोड़ से अधिक लोगों को लगभग 13,500 करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से दिया गया है, जो अस्पताल में भर्ती हुए और बाकी जगह गए, ऑपरेशन किया, बाकी किया। बंगाल में क्या हुआ दीदी? आपने कहा आयुष्मान भारत नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्या मतलब है इसका? क्या बंगाल में गरीबों को सहयोग नहीं चाहिए क्या? ये सवाल उठने चाहिए। और कोरोना में मिलकर काम करना है, लेकिन कोरोना के कारण अगर बंगाल की जनता परेशान हुई है तो ये सवाल भी उठना चाहिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं। और देखिए, एक बहुत ही अच्छी बात आप समझने की कोशिश करिए। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी इस प्रयास से कोरोना का असर बहुत कम हुआ है। देखा आपने, बिहार में योगी जी ने काम किया, यूपी में, बिहार में नीतीश कुमार ने काम किया। अभी भी कोरोना कहां का है? दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, पुणे में है, कलकत्ता में है, अहमदाबाद में बढ़ा है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से मिलकर काम करना पड़ेगा ना। तो हमें भारत के लोगों को सुरक्षा के लिए संकल्पित और समर्पित रहना है। लेकिन क्या कहा मोदी जी ने कि हम देश को सुरक्षित भी करेंगे, कोरोना से भी लड़ेंगे, देश के लोगों को सुरक्षित बचाएंगे और देश को आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। कि एक आत्मनिर्भर भारत बहुत जरूरी है। सबसे पहले गरीबों की चिंता की गई, 1,70,000 करोड़ का पैकेज किया गया। आपको मालूम है, देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और परिवार के हिसाब से 1 किलो दाल दिया जा रहा है। अभी तक ये जुलाई तक था, प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि नवंबर तक चलेगा। 80 करोड़ देश के लोगों को 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल परिवार के हिसाब से। आप देखिए कि आज 20 करोड़ महिलाओं को 500 रुपया प्रति महीना दिया गया। 9 करोड़ महिलाओं को गैस 3-3 सिलेंडर दिया गया। किसानों के अकाउंट में, 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में लगभग 6,000 करोड़ रुपया भेजा गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से विड्रॉल के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपया का प्रावधान लोगों ने विड्रॉ किया है। अभी आपने देखा होगा, जिसकी चर्चा मुकुल बाबू कर रहे थे, मुकुल रॉय जी, कि 50,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में दिया गया है। यह किसके लिए दिया गया है? जो हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, लगभग 4,500 श्रमिक स्पेशल चलाई गई। बिहार में 20 लाख लोग आए, उत्तर प्रदेश में लगभग 25 लाख लोग आए। आपके बंगाल में कितनी ट्रेनें आई? और जो आए यूपी में, बिहार में या उड़ीसा में भी उनकी व्यवस्था की गई, उनको आइसोलेट करना, उनको क्वारंटाइन करना, उनको सहयोग करना, ये बातें की गई। बंगाल में क्या कहा गया कि ये श्रमिक स्पेशल कोरोना एक्सप्रेस है। ये बाद में कहा गया, ऐसी बात नहीं है। ये बोलना भी चाहिए था क्या? क्या बंगाल के मजदूर इंसान नहीं है? क्या बंगाल के मजदूरों को मानवता के आधार पर देखने की जरूरत नहीं है? ये बड़े सवाल। क्या हम अगर मुंबई से बिहारी मजदूर या मुंबई से या महाराष्ट्र से यूपी के मजदूर आएंगे तो क्या नीतीश कुमार और योगी जी को कहना चाहिए कि ये मजदूर कोरोना लेकर के आएंगे? आएंगे, वो बिहार के हैं, वो यूपी के हैं, बंगाल के हैं, वो उड़ीसा के हैं, वो राजस्थान के हैं। तो सरकार का काम है उनकी व्यवस्था करना, उनको अलग रखना, क्वारंटाइन करना, उनके इलाज की व्यवस्था करना। स्वयं उनको भी मोदी जी की सरकार ने 3 महीने का फ्री राशन दिया और लगभग 11,000 करोड़ रुपए दिए उनकी व्यवस्थाओं के लिए। बंगाल में क्या हुआ? क्यों हुआ ये इतना अमानवीय, दिस इनह्यूमन अप्रोच? ये सवाल उठना चाहिए। पीड़ा होती है। हम कोरोना के आधार पर राजनीति नहीं करना चाहते। कोरोना एक नेशनल प्रॉब्लम है। क्या सेंटर, क्या स्टेट, सबको मिलकर काम करना चाहिए। कभी हम राजनीति भूलेंगे। लेकिन जब मैं सुनता हूं
अपने कार्यकर्ताओं से और मीडिया में सुनता हूं कि जितना अनाज भेजा जाता है वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इज इट फेयर? और देखो मित्रों, आज आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं देश के आईटी मंत्री के रूप में। देश को हमने कैसे बदला? हमने 37 करोड़ गरीबों का बैंक अकाउंट खोला। देश की आबादी जो लगभग 130 करोड़ के ऊपर है, 130 से 35 करोड़, लगभग 135 करोड़ है। इस देश में 126 करोड़ आधार कार्ड है, 121 करोड़ के लगभग मोबाइल फोन है। हमने गरीबों के बैंक अकाउंट को आधार से लिंक किया, डिजिटल आइडेंटिटी, फिजिकल आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए, और मोबाइल से लिंक किया, और सीधा गैस की सब्सिडी, मनरेगा का पेमेंट, किरासन की सब्सिडी, राशन की सब्सिडी, स्कॉलरशिप इत्यादि उनके बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया। मालूम हमने कितना बचाया? हमने 5.5 साल में 11 लाख करोड़ रुपया भेजा और 1,70,000 करोड़ रुपया बचाया जो बिचौलिए खा जाया करते थे। यही है डिजिटल इंडिया। अभी मैंने प्रधानमंत्री की जो 1,70,000 करोड़ की बात किया, तो लगभग 65,000 करोड़ रुपया गरीबों के बैंक अकाउंट में पहुंच चुका है। 1,70,000 करोड़ का। याद करिए, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि मैं दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूं तो बंगाल के गांव में 15 रुपया पहुंचता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली से अगर 100 रुपया भेजती है तो गरीब के बैंक अकाउंट में 100 रुपया पहुंचता है। यही है डिजिटल इंडिया। यह समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावे सारे छोटे इंडस्ट्री जो है, एमएसएमई जो है, उसके लिए 3 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का पूरा पैकेज दिया गया है। तो टोटल पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज। और भारत के किसानों में नया नया अवसर मिले। जो पूरा नवद्वीप इलाका है, मुझे मालूम है कि जूट का भी इलाका है, एक से एक डॉल्स का भी इलाका है, ये बहुत क्रिएटिव इलाका है। मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी सहयोगी, हमारे शुभचिंतक इस इलाके में जो 3 लाख करोड़ का पैकेज है किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, इन सब का प्रयोग करके यह अवसर मिलना चाहिए। और आपको मैं बता रहा था, ऐसी बात नहीं है कि बड़ी संख्या में जो बैंक हैं उनके द्वारा इसका पूरा पेमेंट शुरू भी हुआ है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक 19 जून तक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटिंग स्कीम में अभी तक जो 40,500 करोड़ 40,500 करोड़ का लोन सैंक्शन हुआ है, जिसमें 21,000 करोड़ लोगों को दे दिया गया है। तो मोदी जी की सरकार अगर कुछ डिक्लेयर करती है तो काम होता भी है। मित्रों, हमें भारत को एक मजबूत भारत बनाना है और कोरोना एक चुनौती है तो इसको अवसर में बदलना है। वी हैव टू कन्वर्ट द चैलेंज ऑफ कोरोना इनटू एन अपॉर्चुनिटी। और ये अवसर काम करना है तो भारत को एक मजबूत भारत, भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में आगे करना है। और आज जो सुबह की रिपोर्ट आई है कि जीएसटी भी काफी अच्छी रिकवरी आ रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी काफी बढ़ रही है और लोग एक नए संकल्प के साथ एक नया अवसर तलाश रहे हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने जो अपने गरीब कल्याण योजना 50,000 करोड़ की आई, वो क्यों किया? उन्होंने बिहार के गांव से इसको शुरू किया था। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मैंने अखबार में पढ़ा कि यूपी के उन्नाव में जो बाहर से यूपी के मजदूर आए थे तो उनको 14 डेज क्वारंटाइन किया गया था। उन्होंने उस पूरे स्कूल को पेंट कर दिया क्योंकि वो पेंटिंग एक्सपर्ट थे, पुचारा कर दिया, व्हाइट वॉश कर दिया। मोदी जी ने कहा, देखो तुम, इन मजदूरों के लिए अवसर बनना चाहिए। डेटा लिया गया, 116 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में इसका लागू किया गया। मुझे पीड़ा होती है
मैंने सुना है कि बंगाल से इसका डिटेल्स नहीं दिया गया, इसलिए बंगाल में कवरेज नहीं हुआ है। अरे क्या मजदूरों के लिए सहयोग देने में दिक्कत होनी चाहिए क्या? ये हमारे सवाल है। अगर आपने आग्रह किया कि तूफान आया चक्रवाती तो भारत सरकार को सहयोग करना चाहिए, मोदी जी एक दिन के नोटिस पे गए और सहयोग किया भी, तो जब मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बनी 50,000 करोड़ की, वो बंगाल में लागू क्यों नहीं कराया गया? डेटा क्यों नहीं भेजा गया? रिक्वेस्ट क्यों नहीं किया गया? तब मेरे मन में एक सवाल उठता है और मैं बहुत पीड़ा से कहता हूं कि अगर मजदूरों के आने वाली श्रमिक एक्सप्रेस को कोरोना एक्सप्रेस कहा जाएगा तो उनकी चिंता कैसे की जाएगी? तो बंगाल के मेरे मित्रों, आज जागने की जरूरत है। राजनीति नहीं, गरीबों की चिंता होनी चाहिए, मजदूरों की चिंता होनी चाहिए, मध्यम वर्ग की चिंता होनी चाहिए। और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से आपको यह सोचना है कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने घोषणा किया है, 1,70,000 करोड़ जो गरीबों के लिए योजना आई है, 50,000 करोड़ जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रवासी मजदूरों के लिए आई है, 3 लाख करोड़ जिसमें किसानों के लिए आई है, 3 लाख करोड़ लघु मध्यम उद्योग के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए आई है, इसका डेफिनेशन भी चेंज कर दिया गया है। ये सारे जो हम लोगों ने एक बड़ा 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है, वो बंगाल में भी लोग उसका लाभ लें।